फ्रेंड्स, स्वागत है आज आपका सवाल तमारा में। मैं डॉक्टर हिरल चौहान और हमारे साथ सूरत के जाने माने डॉक्टर काजल मांगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट प्लस IVF सेंटर ऑर्किड हॉस्पिटल सूरत से है, जो 15 सालों से सूरत में प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से चल रही है। जो हर बुधवार को हम वीडियो कर रहे हैं सवाल तमारा में, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जिसके आंसर आज हम डॉक्टर काजल मांगूकिया से लेंगे। तो गुड इवनिंग डॉक्टर काजल, आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो जैसे आपने बताया कि हमारा ये जो कार्यक्रम है सवाल तमारा, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं और स्पेशली जो फाइब्रॉइड्स के रिलेटेड वीडियोस हैं और जो सीमेन एनालिसिस का जो वीडियो है उसमें काफ़ी सारे सवाल आए हैं। तो उसी में से जो अपने दर्शक मित्र हैं, जो व्यूवर्स हैं अपने YouTube चैनल के, उनके सवाल हम शुरू करते हैं। ओके, तो पहला सवाल है हमारा कि हेलो मैम, संबंध बनाने के बाद ब्लड आता है, कभी कभी कमर में दर्द होता है, संबंध बनाने के बाद भी दर्द होता है, अंदर छाले पड़ गए हैं। डॉक्टर ने बोला है 3 साल से ऐसा हो रहा है और मेरी उम्र है 30 साल की। तो पेप सीमर टेस्ट भी करवाया है, रिपोर्ट नेगेटिव आया है। मुझे कुछ सुझाव दीजिए, मुझे डर लग रहा है। मेरी 1-2 साल की बच्ची भी है। ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है और डॉक्टर हिरल आपने बहुत अच्छे से पूरा क्वेश्चन पूछ लिया है कि उम्र उनकी 30 साल की उम्र है, ऑलरेडी एक बेटी है, 2 साल की है। और जैसे आपने आपकी समस्या बताई है कि संबंध रखने के बाद ब्लीडिंग होती है और जो डॉक्टर के पास आपने चेकअप करवाया है वो डॉक्टर ने बताया कि गर्भाशय के मुख पे छाले पड़े हुए हैं। सो मोस्ट कॉमन रीज़न अभी जो आपको तकलीफ़ हो रही है उसके पीछे रीज़न है कि गर्भाशय के मुख के ऊपर जब भी छाले पड़ते हैं अल्सर डेवलप होता है, जिसे हम सर्वाइकल इरोजन कहते हैं या तो सर्वाइकल अल्सर कहते हैं। तो उसकी वजह से जब भी आप संभोग रखते हो तो बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन वहाँ से ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। और इस जो समस्या है इसमें बिकॉज वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा एसिडिक हो जाता है और जितने भी स्पर्म्स हैं वह सब वही लेवल पे डेथ हो जाती है। सो आपको इसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है और धीरे धीरे अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं टाइम पे होता है तो यह जो इन्फेक्शन है वो सर्विक्स में से यूट्रस तक जाता है, यूट्रस में से दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है और फिर नेचुरल कंसीव करने में और IUI ट्रीटमेंट में भी वो बाधा रूप हो सकता है। अच्छा, तो डॉक्टर काजल ने बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन का आंसर दिया है। दूसरा एक सवाल है, आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या देसी घी यूज कर सकते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जनरली जो हम डाइट एडवाइस करते हैं वह है हेल्दी फूड हैबिट्स। तो आप देसी घी का सेवन भी कर सकते हो, लेकिन जो भी चीज़ आपको खानी है वो एक सही मात्रा में लेनी है। बहुत ही कम या तो बहुत ही ज़्यादा आप लेते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने ही वाले हैं। तो यदि आपको घी का सेवन करना है, चाहे देसी घी है, तो उसका सेवन आप कर सकते हो, लेकिन एक्सेस क्वांटिटी में नहीं लेना है। अच्छा। जैसे कि हर चीज़ में आप घी डाल के या तो घी में जैसे शीरा वगैरह बनाते हैं और बहुत एक्सेसिव घी यूज़ करते हैं, यस, तो ज़्यादा नहीं लेना है। रूटीन आपका जो है रोटी वगैरह में जो यूज़ करते हो, इवन आप सब्जी में अगर यूज़ करना है तो घी में आप सब्जी बना सकते हो। और शीरा वगैरह बनाना है तो 1 टेबलस्पून लेके पर पर्सन जो आप शीरा बनाते हो तो उतनी क्वांटिटी का घी का सेवन करना है। कोई भी चीज़ अतिशयोक्ति जैसे हम बोलते हैं कि एक्सेस क्वालिटी में होता है तभी उसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हमें प्रिकॉशंस रखना होता है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, यानी ज़्यादा या चीज़, पनीर या ऐसा कुछ भी नहीं ले सकते, ऐसा कुछ होता है? नहीं, जनरली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपका जो डाइट है वह हाई प्रोटीन डाइट, यानी कि दाल है, पल्सेस है, यह सब आप ले सकते हो। पनीर का सेवन कर सकते हो, चीज़ भी आप सही मात्रा में लेते हो तो वो एक हेल्पफुल रहता है। प्लस आपको जो सिट्रस फ्रूट्स है यानी कि जो खट्टे फ्रूट्स है उसका सेवन बढ़ा देना है। जनरली हम जो एडवाइस करते हैं कि ऑयली फूड है, फ्राइड है
और ज़्यादा गरम मसाला या तो स्पाइसी फूड है, ऐसा सबका सेवन नहीं करना है। इवन मैदा वगैरह है या तो फर्मेंटेड है, जैसे ढोकला इदड़ा वगैरह हो गया, तो ऐसी सब चीज़ जो है वो आटे वाली चीज़ भी नहीं ले सकते वो डाइजेस्ट होने में हैवी पड़ता है। और प्लस जब भी हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो जो मेडिसिन दी जाती है, ठंडक की जो दवाई दी जाती है, वह सब में हार्मोन्स रहते हैं। सो दैट इज़ अ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसकी वजह से जो पेशेंट है उनकी जो इंटेस्टिन की मोटिलिटी है वो कम हो जाती है। सो यानी कि उनकी डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑलरेडी स्लो हो जाती है, और प्लस उसमें आप मैदा या तो फर्मेंटेड चीज़ खाएंगे तो आपको ब्लोटिंग वगैरह की समस्या आ सकती है, इवन कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्या भी आ सकती है। अच्छा, ओके, थैंक यू। और एक क्वेश्चन है। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी समझ दी है। मेरी उम्र 28 ईयर्स की है। ड्यूरिंग सी सेक्शन यानी सीजरियन के बाद मेरी बच्चेदानी निकालनी पड़ी है। 6 महीने का मिसकैरेज हुआ था और अभी मेरा पीरियड्स नहीं आ रहा है, तो मुझे कोई फर्दर ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी या करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ? ओके, आपकी उम्र आपने बताया है कि 26 ईयर्स है, बहुत ही यंग एज में 28 ईयर्स है, तो 28 साल की उम्र में बच्चादानी निकालना पड़ा है। शायद आपका जो भी मिसकैरेज हुआ है या 6 मंथ्स का, या तो जो भी वो टाइम पे सिजेरियन करके शायद ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं हुई होगी, उसकी वजह से यूट्रस रिमूव करने का ऑपरेशन करना पड़ा होगा। सो जनरली क्या होता है कि एक बार गर्भाशय का थैली यानी कि बच्चादानी रिमूव कर देते हैं, उसके बाद आपको रेगुलर जो पीरियड्स आते हैं वो बंद हो जाते हैं। लेकिन जनरली जो यंग एज पेशेंट रहते हैं उसमें हम लोग ओवरीज नहीं रिमूव करते हैं। सो आपके बॉडी में नॉर्मल जो आपके ओवरीज हैं वह तो फंक्शन चालू ही है, खाली आपको ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रहा है। सो इसके लिए आपको जनरली पर से कोई मेडिकेशन वगैरह की आवश्यकता नहीं है। जनरली मेडिसिन किनको दी जाती है कि यदि दोनों बाजू के ओवरीज रिमूव करने पड़ते हैं, जिसे हम सर्जिकल मीनोपॉज कहते हैं, दोनों ओवरीज रिमूव हो जाते हैं, तो आपके बॉडी में जो हार्मोन्स है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो सडनली बंद हो जाते हैं। और यंग एज पेशेंट है और ओवरीज अगर रिमूव करते हैं तो आगे चल के उनको फ्रैक्चर वगैरह का रिस्क है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन जिन्होंने भी यह सवाल पूछा है शायद आपने मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि 28 साल में यदि कोई डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है तो आपके ओवरीज रिमूव नहीं किए होंगे। सो यदि आपके ओवरीज प्रिजर्व हैं तो आपको जनरली पर से कोई मेडिकेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, यानी वो आगे जाके प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है? प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते हैं क्योंकि बच्चादानी रिमूव कर दिया है। ऐसे जो पेशेंट हैं उनको अगर बच्चा चाहिए तो वो सरोगेसी का ऑप्शन ले सकते हैं। अच्छा। यानी कि उनके ओवरीज में से एग्स पिकअप करते हैं हम लोग, oocyte पिकअप करते हैं उनके हस्बैंड का सैंपल, बायोलॉजिकली उन्हीं का बच्चा रहता है। यानी कि एग जो पेशेंट है उनके, स्पर्म उनके हस्बैंड के, और जो थर्ड पार्टी जो हम बोलते हैं यानी कि सरोगेसी जो सरोगेट मदर रहते हैं, उनमें हम लोग या जो एम्ब्रियो है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके। और एक क्वेश्चन है। मेरी हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी हुई है, उसमें पता चला है कि गर्भाशय में टीबी इन्फेक्शन है, तो क्या मुझे कभी कंसीव हो सकता है? यस, भारत देश में जैसे आपने बताया वैसे ट्यूबरक्लोसिस का जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही कॉमन है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, लेकिन जब भी उनको कंसीव करना है तो आइदर कंसीव नहीं कर पाते हैं या तो बार बार मिसकैरेज होते हैं। सो यह सब प्रॉब्लम आ सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है बिकॉज उसके अंदर सूजन आ जाती है या तो पानी भर जाता है। और आपने जैसे बताया कि हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी हुआ है, उसमें शायद बायोप्सी वगैरह लिया होगा या तो क्लिनिकली उनको दिखा होगा कि वहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन है। सो ट्यूबरक्लोसिस का जब इन्फेक्शन डायग्नोज किया जाता है तभी उनको मेडिसिन का कोर्स दिया जाता है। सो दैट इज़ अ 6 मंथ्स एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन। सो AKT4 करके मेडिसिन आती है जो हम 2 मंथ्स के लिए चलाते हैं। AKT3 करके मेडिसिन आती है जो नेक्स्ट 4 मंथ्स देनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान यह रखना है, एक बार आपका एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन स्टार्ट होता है तो उसको आपको रेगुलर लेना है, बीच में आपको भूल नहीं जाना है, बंद नहीं करना है। यदि जब भी आपको मेडिसिन स्टार्ट की जाती है तभी आपको थोड़ा काउंसलिंग किया जाता है
क्योंकि यह रेगुलर मेडिसिन नहीं है, थोड़े हैवी मेडिसिन है। इन केस आप मेडिसिन स्टार्ट करते हो, उसके बाद आपको पूरे बॉडी में अगर इचिंग की समस्या आती है या तो जॉन्डिस के कोई भी सिम्टम्स लगते हैं या तो जॉइंट में पेन हो रहा है, तो इमीडिएटली आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनको आपको कांटेक्ट करना है। जब भी आपकी मेडिसिन स्टार्ट होती है, इसमें एक रिफाम्पिसिन करके टैबलेट रहती है, उसे आपको भूखे पेट ही लेना है और यह मेडिसिन की वजह से आपका जो यूरिन है उसका कलर ऑरेंज कलर का रहेगा, सो उससे आपको घबराना नहीं है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है कि जब भी आपकी AKT4 मेडिकेशन चल रही है, तभी आप जब भी रिलेशन प्लान करते हो तो आपको कंडोम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यह जो 2 मंथ्स है जब भी आप AKT4 मेडिसिन ले रहे हो तभी आपको कंसीव नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो मेडिसिन है उसकी टेरेटोजेनिक इफ़ेक्ट्स आ सकती है। सो यह चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी है। लेकिन एक बार आपके AKT3 के मेडिकेशन चालू होते हैं, उसके बाद आप कंसीव कर सकते हो, आप प्लानिंग कर सकते हो। आपको IUI का ट्रीटमेंट सजेस्ट किया है तो वो भी आप करवा सकते हो। यदि आपको IVF का ट्रीटमेंट का ऑप्शन दिया है तो वह भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, यानी जो AKT एक बार हम स्टार्ट करते हैं तो उसको बीच में ब्रेक नहीं कर सकते या भूल भी नहीं सकते मेडिसिन। अगर कई बार ऐसा हुआ कि मेडिसिन लेना भूल गए तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? मेडिसिन लेना अगर भूल जाते हैं तो जनरली क्या होता है कि रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। यदि कोई पेशेंट इरेगुलर मेडिसिन ले रहा है, यानी कि 5 दिन लिया फिर 2 दिन ब्रेक लिया, अगेन 5 दिन लेते हैं, सो ये जो ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया है वो बहुत ही नोटोरियस रहते हैं और एक बार इरेगुलर मेडिसिन लेते हैं पेशेंट तो रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है और उसके बाद हम जो मेडिकेशन चालू करते हैं वह इंजेक्टेबल फॉर्म्स में रहती है और वह जो इंजेक्टेबल फॉर्म्स है उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स, हम नहीं चाहते, स्पेशली मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई पेशेंट को रेजिस्टेंट डेवलप हो और उनको और भारी मेडिसिन और इंजेक्शंस वगैरह स्टार्ट करने पड़े। जनरली उसे हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बोलते हैं। सो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रीटमेंट के हिसाब से भी, और प्लस जो मेडिकेशन वगैरह है, इंजेक्शंस वगैरह है, प्लस आपका जो ट्रीटमेंट का समय है वो भी ऑलमोस्ट 9 मंथ्स या तो 12 मंथ्स तक पहुंच जाता है। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको कि अगर आपका ऐसा कोई इन्फेक्शन डायग्नोज हुआ है तो आप उसके जो मेडिकेशन है वो ऑन टाइम ले और आप याद करके आपकी मेडिसिन का डोज ले लें। ओके, और एक क्वेश्चन है, मेरी मम्मी की बच्चेदानी में सूजन है तो क्या करें, प्लीज़ एडवाइस। और उनकी एज है 44 ईयर्स। 44 ईयर्स की उम्र है और बच्चेदानी में सूजन है। जनरली बच्चेदानी के अंदर सूजन यानी कि कोई प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, तो पहले तो उनका एक पैप स्मीयर करवाना बहुत ही आवश्यक है और उसके बाद उनको एंटीबायोटिक वगैरह के जो मेडिकेशन रहते हैं वो एडवाइस कर सकते हैं। उनको पर्सनल हाइजीन वगैरह मेंटेन करना है, पेशाब ज़्यादा देर तक नहीं रोकना है क्योंकि यह जो एज है उसमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा रहता है। प्लस उनको अगर डायबिटीज़ या तो थायराइड या ब्लड प्रेशर, उसके लिए भी चेकअप करवाना ज़रूरी है क्योंकि 44 की उम्र में अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तब यूरिन में इन्फेक्शन या तो गर्भाशय की थैली में सूजन वगैरह का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, ये एक रिपोर्ट आई है हमारे पास, सीरम एनालिसिस रिपोर्ट, सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट, जिसमें स्पर्म काउंट है 11 मिलियन, प्रेगनेंसी मोर्टेलिटी है 40% और 60% मॉर्फोलिटी। यस, तो क्या ये रिपोर्ट एबनॉर्मल है? जैसे आपने बताया कि जो मोटिलिटी है वो 14% है एंड काउंट 11 मिलियंस है। सो फ्रेंड्स, जो WHO के जो क्राइटेरियाज है फॉर द नॉर्मल सीमेन एनालिसिस वो बताते हैं कि जो स्पर्म का काउंट है वो मोर देन 15 मिलियंस होना चाहिए। स्पर्म की जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है वो मोर देन 32% होनी चाहिए। टोटल मोटिलिटी मोर देन 40% होनी चाहिए। सो आपका जो रिपोर्ट है इसको ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया हम कह सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके लिए स्पेशल एक वीडियो हमने बनाया हुआ है। सो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। सो आप वो वीडियो भी एक बार सुन सकते हो। और स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे जो मेडिकेशन इम्पॉर्टेंट रहती है कि एंटीऑक्सीडेंट वगैरह के मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। डाइट में आपको काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे। आपकी जॉब, आपकी जो ऑक्यूपेशन है,
आप कौन सा प्रोफेशन करते हो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी जॉब ऐसी है कि जहाँ पे हीट वगैरह ज़्यादा है, आउटडोर जॉब है, सो ऐसे लोगों में भी सीमन पे उसका इफ़ेक्ट आता है बिकॉज ऑफ द हीट। सो यह सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जनरली आपको 3 मंथ्स का मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। 3 मंथ्स के बाद आप रिपीट एनालिसिस करवाओ, अगर वो नॉर्मल आता है तो यू कैन गो फॉर नेचुरल प्लानिंग। अगर यह रिपोर्ट है तो यह रिपोर्ट के साथ यू कैन गो फॉर IUI साइकिल। एंड अगर ज़्यादा एज है या तो ज़्यादा टाइम से आप प्लानिंग कर रहे हो तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर द IVF ऑल्सो। ओके, आपने क्या बोला? IUI IVF, ओके। उसके रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है मैम। मेरी 3 साइकिल IVI की हो गई है। फर्स्ट फेल्ड हुआ है, AMH 3.2, HSA काउंट 5 मिलियन, मोटिलिटी 10% और एज है 33 ईयर्स। सो जैसे आपने जो क्वेश्चन आया है कि 33 इयर्स का एज है, AMH 3.4 है, 3.2 है, 3.2 है और 3 साइकिल IUI ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। हाँ। और जो सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट आपने भेजी है कि जिसमें काउंट और मोटिलिटी काउंट 5 मिलियन है और मोटिलिटी 10% है। सो बेसिकली यू आर एन आइडियल कैंडिडेट, यू शुड गो फॉर IVF साइकिल एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि ऑलरेडी 3 साइकिल IUI फेल्ड हो चुके हैं। जनरली हम लोग 3 to मैक्सिमम 6 साइकिल IUI एडवाइस करते हैं, लेकिन यदि आपकी सीमेन एनालिसिस की जो रिपोर्ट है उसमें ऑलरेडी काउंट मोटिलिटी काफ़ी कम है और प्लस मॉर्फोलॉजी जो है वो भी पुअर है, जैसे 1% या 2% मॉर्फोलॉजी है। सो इस रिपोर्ट के साथ अभी आप नेचुरल या तो IUI करने से बेटर है वी गो फॉर द IVF साइकिल। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, हेलो मैम, मेरी प्रेगनेंसी को 3 मंथ हो गए हैं, बट आफ्टर प्रेगनेंसी मैं अपनी वजाइनल पार्ट बाहर की साइड फील कर रही हूँ, अंदर से कुछ बॉडी पार्ट बाहर आ रहे हैं, क्या ये यूट्रस का पार्ट हो सकता है? ओके, 3 मंथ्स प्रेगनेंसी है और कुछ तो बाहर आ रहा है ऐसे बता रहे हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि अगर आपकी फर्स्ट नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई है, सो ऐसे समय में काफ़ी पेशेंट हम देखते हैं कि जिनको पेशाब की थैली थोड़ी नीचे आ जाती है या तो यूट्रस का पार्ट नीचे आ जाता है, प्लस अगर आप ओवरवेट हो तो उसकी वजह से भी ऐसे सब समस्या आ सकती है। आपके जो लिगामेंट्स हैं वो अगर लूज़ हो जाते हैं तभी भी ऐसी समस्या आ सकती है, लेकिन आपका कम्प्लीटली एक गायनेक चेकअप करना ज़रूरी है और उसके बाद ही हम आपको अच्छे से और गाइड कर सकते हैं। ओके। सो आप ऐसा कर सकते हो कि आपके नज़दीक में कोई गायनेकोलॉजिस्ट है तो उनके पास जाके आप अपना चेकअप करवा दें और आपकी जो समस्या है वो उनसे बात करें। ओके। और क्वेश्चन, हेलो मैम, गर्भाशय में गांठ है और बॉडी में वीकनेस आ रही है और वेट कम हो सकता है, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। गर्भाशय में गांठ है उसकी वजह से वीकनेस और वेट लॉस होना, जनरली क्या होता है कि फाइब्रॉइड्स की गांठ है, अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से आपका जो हीमोग्लोबिन है वह कम हो सकता है और हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से आपको कोई भी इन्फेक्शन भी लग सकता है, आपको वीकनेस भी आ सकती है, थकान भी लग सकती है। सो फ्रेंड्स, आपका एक ब्लड रिपोर्ट करना ज़रूरी है और अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो उसके लिए हेमेटिनिक मेडिसिन वगैरह आप ले सकते हो। गर्भाशय में गांठ है मतलब गांठ किसी भी तरह की हो सकती है। मोस्ट कॉमन इज फाइब्रॉइड। ओके। और एक क्वेश्चन, यूट्रस का ऑपरेशन करने के बाद ब्लीडिंग होना डरने की बात है क्या ये? जनरली यूट्रस का जो ऑपरेशन होता है यानी कि हिस्टेक्टोमी की जो सर्जरी होती है आइदर वजाइनल लैप्रोस्कोपी या तो एब्डोमिनल रूट से किए जाते हैं और जो 6 वीक्स का समय होता है कि सर्जरी के बाद का जो 6 हफ्ते का जो समय है उस बीच में कोई पेशेंट को ऐसी ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो सकती है, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य जो स्पॉटिंग वगैरह होती है दैट इज़ वेरी कॉमन।
एंड जनरली ऐसा अगर आपको हैवी ब्लीडिंग होती है तो इमीडिएटली आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उनके पास आपको जाके दिखाना है। प्लस जो पेशेंट्स हैं जिनको ब्लड थिनर चल रहे हैं, या तो हाइपरटेंसिव पेशेंट है या तो डायबिटिक पेशेंट है, यह सब पेशेंट थोड़े हाई रिस्क में आते हैं फॉर द ब्लीडिंग। सो अगर ऐसी समस्या है तो आप आपके नज़दीकी जो डॉक्टर है उनको संपर्क कर सकते हो। ओके, यानी यूट्रस के ऑपरेशन के बाद ऐसा हो सकता है? हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके। हाय मैम, मुझे फाइब्रॉइड था और मैंने ऑपरेशन किया। 4 मंथ हुआ है, तो मुझे प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? फाइब्रॉइड की सर्जरी आपने ऑलरेडी करवा चुके हो, हाँ। ठीक है, यानी कि मायोमेक्टमी जिसे हम कहते हैं, और अभी आपको कंसीव करना है। और अगर आपके दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स ओपन हैं, आपके ओवरीज नॉर्मल है, आपका AMH एंट्रल फॉलिकल काउंट नॉर्मल है, आपके हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस नॉर्मल है, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। यानी लोग नॉर्मली कंसीव नॉर्मली यस, आप नेचुरल प्लानिंग कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका एज कितना है, जैसे मैंने बताया वैसे कि AMH कितना है, यस, ओवेरियन रिजर्व कितना है, वह सब बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है फॉर द कंसेप्शन। ओके, यानी रिपोर्ट्स इम्पोर्टेंट। यस। सो अंत में फ्रेंड्स मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस है स्पेसिफिकली फाइब्रॉइड्स रिलेटेड या तो इनफर्टिलिटी रिलेटेड, सो बहुत ही अच्छे से आपके सवाल आ रहे हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी सवाल पूछते हो पहले आपकी उम्र मेंशन कीजिए, आपके शादी को कितना समय हुआ है, और यदि आपकी कोई रिपोर्ट है तो वो रिपोर्ट का जो लास्ट कमेंट रहता है वो आप अच्छे से लिखिए, ताकि आपके इन सवालों के मैं और अच्छी तरह से आपको जवाब दे पाऊँ। तो दर्शक मित्रों, अब हम समाप्त करते हैं। डॉक्टर काजल का थैंक यू कहूँगी मैं कि उन्होंने हर सवाल का बहुत अच्छी तरह से आंसर दिया है। आई होप कि आप लोगों को भी आपके सवाल का आंसर अच्छी तरह से मिल गया होगा। इसी तरह हम आपके हर सवाल को लेकर मिलते रहेंगे बुधवार रात 8 बजे। थैंक यू।